we will be start the Python programming language। मैंने पिछले सेशन में ऑलरेडी बता रखा है कि पाइथन क्यों करना चाहिए और पाइथन आज के डेट में क्यों ज़रूरी है। जैसे आईटी इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो पाइथन क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। मैं आज पाइथन का बेसिक और पाइथन की कोडिंग पे आऊँगा। तो पाइथन करने से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज पाइथन। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग जो वर्ड आया है वो द वर्ड प्रोग्रामिंग कम्स फ्रॉम द प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं अगर बात करूं सिंपल सी भाषा में तो क्या होता है, प्रोग्रामिंग जो वर्ड आया है वो प्रोग्राम से आया है और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ कमांड्स। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जितने भी आप सिंटैक्स लिखेंगे, कमांड्स लिखेंगे और वो एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक सिंटैक्स ग्रुप ऑफ सिंटैक्स जो होते हैं वो बनते जाते हैं, उसके बाद वो प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम जैसे ही मैं वो बनता है तो वो वर्ड्स जो आता है वो प्रोग्रामिंग से आता है। आज मैं बात करता हूँ द लैंग्वेज दैट आर यूज टू राइट अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि बात करें कि जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्राम को लिखने में, जैसे मैं यहाँ पे पाइथन यूज कर रहा हूँ प्रोग्राम को लिखने में, तो ये क्या होता है जो पाइथन ये हो जाएगा और लिखने का तरीका जो होगा, जितने भी मैं वहाँ पे कोड्स लिखूंगा वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएंगे। मैं बात अब करता हूँ जस्ट लाइक वी यूज हिंदी और इंग्लिश टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वी यूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अगला जो मेरा है वो भी हिंदी समझता है और दोनों में कम्युनिकेशन अच्छी चल रही है, तो ये एक क्या होगा, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं कंप्यूटर से बात करने जा रहा हूँ तो कंप्यूटर से बात करने के दौरान मैं यहाँ पे सिंटैक्स ऑफ कोड लिखूंगा, तब क्या होगा वो ऑलरेडी मशीन समझेगी उस चीज को और फिर क्या होगा, एक दूसरे से हम सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वहां पे मैं बोल सकता हूँ वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हो सकता है। और मैं यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करूंगा वो करूंगा पाइथन। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे मशीन से कम्युनिकेट करनी है। अब व्हाट इज पाइथन, यहाँ पे मेरे माइंड में एक सवाल आता है, व्हाट इज पाइथन, पाइथन होता क्या है। एक्चुअली पाइथन इज अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज विच फील्स लाइक रीडिंग सिंपल इंग्लिश। मैं बात करूंगा पाइथन पाइथन अगर मैं बात करूं जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं सी सी प्लस प्लस एंड जावा, ये सारे से अगर सिंपल होता है वो होता है पाइथन। क्यों, क्योंकि इसकी इजी सिंटैक्स होती है, जो लिखने का तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, इजिली वे में कोई भी इसको सीख सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सर सी एंड सी प्लस प्लस मैंने तो किया नहीं है तो क्या मैं प्रोग्रामिंग पाइथन कर पाऊंगा, हाँ भाई बिल्कुल कर पाओगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो सिंटैक्स होती है इतनी इजी होती है कि आप इजिली वे में सीख सकते हो। इतनी भी इजी नहीं होती है कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले सीख जाए। क्यों, क्योंकि इसके जो अल्गोरिदम होते हैं वो पूरी तरह से मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, एमसीए किए हुए हो तो बिल्कुल आप इसको इजिली वे में सीख सकते हो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी जो लिखने की सिंटैक्स होती है वो बहुत ही इजी होती है। इट्स वाई वी कैन से दैट पाइथन इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कैरियर इन पाइथन, कैरियर्स इन पाइथन। एक्चुअली पाइथन करने के बाद आप जाओगे कहाँ, बिल्कुल पाइथन करने के बाद क्या कर सकते हो, आप एक प्रोग्रामर बन सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, डेटा एनालिटिक्स बन सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो, डेटा जर्नलिस्ट बन सकते हो। बिल्कुल ये सारे कैरियर आपके लिए खुले हैं जब आप पाइथन कोर्सेज करते हैं या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं। मैं फ्रेमवर्क की बात करूंगा। फ्रेमवर्क एक्चुअली होता क्या है, मैं बात करता हूँ फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क वो होता है जैसे ये जितने भी कोडेड होते हैं, कोडिंग होती है, वो सारे आप काम करेंगे पाइथन करने के बाद वो सारे बैकएंड पे काम करेंगे। लेकिन
फ्रेमवर्क एक्चुअली होता क्या है, डायरेक्ट पाइथन पे आपको जॉब नहीं लगी। जब आप फ्रेमवर्क कर लोगे तो या तो आपको एक फ्रेमवर्क सॉरी पाइथन कर लोगे तो ये आप फ्रेमवर्क करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो जॉब लगती है वो फ्रेमवर्क पे लगती है। जैसे या तो आप सबसे ज़्यादा अगर डिमांड है तो वो जेंगो का है। जेंगो इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद फ्लास्क, फ्लास्क भी एक क्या है, ये भी एक फ्रेमवर्क है। वेब टू पाई, बॉटल, चेरी पाई, डैश, फॉल्कन, हग, मोरपाथ, पैनिक, ये सारे क्या हैं, ये सारे फ्रेमवर्क हैं। आप पाइथन करने के बाद कोई भी एक फ्रेमवर्क कर लोगे तो इजीली वे में क्या है, इंडस्ट्री लेवल पे आपको जॉब प्रोवाइड हो जाती है। नो डाउट हाईली फ्लेक्सिबल अगर प्रोजेक्ट बेस्ड जो पाइथन होता है वो अगर आप करना चाहते हो, पाइथन करने के बाद अगर प्रोजेक्ट अच्छे खासे बनाना चाहते हो तो आप इजीली वे में इसमें जा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो, डेटा साइंस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो, पाइथन डेवलपर पे आप जॉब कर सकते हो, रिसर्च एनालिटिक्स कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारे आप कर लोगे कब, जब आप पाइथन पूरी तरह से सीख जाते हो। और पाइथन सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 100% पाइथन सीखो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पाइथन का 70% भी कोडिंग आप कर रहे हो तो इट में भी आप ये सारे जॉब आपके लिए खुले हैं। ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो और जॉब इंडस्ट्री इजीली में मिल जाती है। फीचर्स ऑफ अ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन इज दैट इट हैज अ इजी टू कोड। ये कोड करना इसकी बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो जाती है। मैं अभी कुछ इस सेशन में कोडिंग करके दिखाऊंगा। इजी टू रीड, इसको पढ़ना भी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, दैट्स व्हाई इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन बीइंग। फ्री एंड ओपन सोर्स, ये क्या होगा कि आप गूगल से क्या कर सकते हो, इसको फ्री मतलब फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मैं कैसे बताऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो सिंपली आप क्या लिखोगे, गूगल पे जाने के बाद सिंपली आप यहाँ पे टाइप करोगे एनोकोंडा डाउनलोड। जैसे ही एनोकोंडा डाउनलोड लिखोगे तो सिंपली एक यहाँ पे आपका पेज खुल जाएगा। एनोकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पे जाकर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको तीन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया गया है। या तो आप विंडोज है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो विंडोज कर लो, अगर आप लिनक्स मैक कर रहे हो तो मैक कर लो, अगर लिनक्स है तो लिनक्स कर सकते हो। जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे बेस्ड आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली अगर जैसे ही आप अगर मैं बात करूं मेजर जो यूजर होते हैं वो क्या होते हैं, वो विंडोज के होते हैं। अगर विंडोज आप यूज कर रहे हो सिंपली क्या करो, विंडोज का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड भी लिखा हुआ है। जस्ट यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके क्या होंगे, डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और सिंपली नेक्स्ट 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 करके आपको इंस्टॉल करना है। करने के बाद सिंपली जैसे ही आप गूगल पे सॉरी सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करते हो जुपिटर, तो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक आपका ये खुल जाएगा। खुलने के बाद क्या होगा कि आपका कर्नल स्टार्ट होगा। कर्नल स्टार्ट होने के बाद आपके पेज खुल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सर जुपिटर, जुपिटर इसको बोला जाता है, जुपिटर नहीं बोला जाता है। जुपिटर नोटबुक जैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरेंथेसिस के अंदर एनोकोंडा 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ एनोकोंडा जो वर्जन आप यूज कर रहे हो, लेटेस्ट कर रहे हो, 3 वर्जन यूज कर रहे हो। अभी एक्चुअली 3.9 या 10 लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं जो आपको मिलने को देखने को यहाँ मिल रहा है। पाइथन 3.9 ये हमारा क्या होता है कि लेटेस्ट वर्जन होता है। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी आपके सिस्टम की, वो 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर होना चाहिए। अगर 32 बिट है तो भाई ये नहीं चलेगा। इसकी जो साइज होती है 594 MB की होती है। नो, अब मैं आगे थोड़ा सा देखता हूँ ये क्या होता है, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्या होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होते हैं ये बहुत ही सिंपल कोडेड को आपको रिक्वायर करता है। ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, पोर्टेबल होता है। मतलब कि आप लिनक्स के लिए भी यूज कर सकते हो, विंडोज मैक, और ये क्या होता है GUI को सपोर्ट करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक होता है CUI, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ओके, नो, मैं बात करता हूँ मॉड्यूल की। मॉड्यूल पीप एंड कमेंट। एक्चुअली मॉड्यूल होता क्या है, मॉड्यूल्स आर सिंपली फाइल्स दैट
विथ स्टार्टेड एक्सटेंशन कोड .py। जितने भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन का जो मॉड्यूल होता है .py एक्सटेंशन कोड से आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, जैसे ही .py फाइल आपको दिखेगी ये जस्ट पाइथन से स्टार्ट हो जाती है। ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मॉड्यूल की। मॉड्यूल क्या होता है? अब मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड। मॉड्यूल क्या होता है? एक फाइल को कंटेन करता है जो क्या होता है, उसको इजिली कोई ना कोई एक प्रोग्रामर उसको लिख चुका होता है, जो क्या होता है .py एक्सटेंशन से ओपन होती है। नोट अ फाइल दैट कंटेन अ सेट ऑफ फंक्शन दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। वो ऐसा फाइल्स होता है जो एक फंक्शन को कंटेन करता है, जो क्या होगा जैसे ही आप क्या होता है काम करते हो तो इजिली वे में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ पीप का। पीप एक्चुअली होता क्या है? पीप क्या होता है? पीप इज द पैकेज मैनेजर। जैसे पीप के जरिए आप कोई भी फाइल और मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं पीप फ्लास्क, जैसे कमांड लाइन पे मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में मैं पीप को कैसे यूज कर सकता हूँ। पीप इज द पैकेज मैनेजर फॉर द पाइथन। यू कैन यूज पीप टू इंस्टॉल अ मॉड्यूल ऑन योर सिस्टम। पीप का यूज या तो आप फ्लास्क सॉरी कमांड कमांड प्रॉम्प्ट पे कर सकते हो, या तो आप पावर पावर सेल पे कर सकते हो। ओके, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। जैसे ही पिप इंस्टॉल फ्लास्क करते हो तो ये फ्लास्क जो फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और इजिली वे में आप क्या कर सकते हो, VS कोड, पाइचार्म या जुपिटर नोटबुक पे काम कर सकते हो। पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीड जैसे ही आप करते हो तो स्ट्रीमलीड क्या है? इट इज आल्सो फ्रेमवर्क। ये क्या होता है? फ्रेमवर्क जैसा ही काम करता है, जो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टरी जितने भी क्या होते हैं डायरेक्टरी वगैरह होते हैं वो सारे आपके क्या होंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इम्प्लीमेंट होने के बाद आपके क्या होंगे, सर्वर पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल और सेकंड जो होते हैं वो एक्सटर्नल मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो होते हैं प्री इंस्टॉल्ड इन पाइथन, ऑलरेडी क्या होता है पाइथन में इंस्टॉल कर दिया गया है। जैसे ही आप पाइथन डाउनलोड करते हो तो वहां पे क्या होता है कि फंक्शन सारे काम कर ऑलरेडी आपके सिस्टम में आ जाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क IO, इनपुट आउट, ये सारे क्या होते हैं ऑलरेडी बिल्ड किया गया है। जैसे ही आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो पाइथन का, ऑलरेडी आपको मिल जाते हैं, सिर्फ आप उसको इंपोर्ट करना होता है। नेटवर्किंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये सारे क्या होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स। मतलब कि जैसे ही पैकेज सिर्फ पाइथन का आप इंस्टॉल करते हो तो ये क्या होते हैं आपको इजिली वे में मिल जाते हैं। एक्सटर्नल मॉड्यूल, ये एक्सटर्नल मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो आपको ऑलरेडी काम करने के लिए फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे टेंस फ्लो की बात करें, फ्लास्क की बात करें तो ये क्या होगा, जैसे आप पाइथन डाउनलोड करते हो तो ये आपको मिलते नहीं है। पाइथन में यूज करने के लिए फिर से आपको पीप पीप के जरिए आपको इसको इंस्टॉल करना होगा, तब ये आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। एनी चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर। आप पाइथन को एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे पाइथन जो फर्स्ट टाइम में बिल्ड बनाया गया था तो वो एज अ कैलकुलेटर ही बनाया गया था। लेकिन क्या जैसे जैसे आपका क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो पाइथन को क्या हुआ कि इसको हम लोग बैकएंड में भी रखा गया। क्या हुआ कि इसको सर्वर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यूज करने के लिए सोचा गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही सर्वर पे किया जाए तो इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाया गया। और क्या हुआ, हम लोग क्या होता है जितने भी कोड करते हैं वो सारे आप पाइथन से भी बैकएंड में कर सकते हैं। अब इसको क्या हुआ कि सर्वर एक कनेक्ट करने के लिए फ्रेमवर्क को लाया गया, जो इससे क्या होता है बैकएंड का कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो होता है जैंगो और फ्लास्क। ये दो ही लाया गया है एक्चुअली, और ज़्यादा डिमांड जैंगो, जहाँ पे जैंगो होगा वहाँ फ्लास्क भी होगा। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्लास्क के मुताबिक जैंगो ज़्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ओके, लेकिन सीखने की बात करें तो सीखने में ज़्यादा ईजी आपको फ्लास्क दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत कम ही मिलता है।
सिक्योरिटी, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि सिक्योरिटी की ये जेंगो की ज़्यादा अच्छी होती है। वी कैन यूज पाइथन एज अ कैलकुलेटर बाय टाइपिंग अ पाइथन। पाइथन को हम कैलकुलेटर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि पावर सेल, मैं यहाँ पे पावर सेल ओपन कर लेता हूँ। हाउ टू, चलो यहाँ पे मेरा पावर सेल ओपन हो गया है। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं पाइथन टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा तो ये पाइथन वर्क करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैंने 3+5 करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा, ये मुझे 8 मिल जाएगी। मैं अगर क्या करूंगा, 3 का टेबल लिखना चाहता हूं तो 3 इंटू 1 करूंगा इज इक्वल टू 3 मुझे मिल जाएगी। 3 इंटू 2 करूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगी। 3 इंटू 3 करूंगा ये मुझे क्या 9 मिल रही है। तो ऐसे ये पावर सेल पे भी आप यूज कर सकते हो। इसको मैं बोलता हूँ रिपेल, रीड एवोल्यूट प्रिंट एंड लूप। इसका मतलब हो गया ये रीड करेगा, एवोलेट करेगा, प्रिंट रिजल्ट करने के बाद ये फिर से मेरा लूप स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब ये हो रहा है कि इसको हम लोग रिपल कहते हैं, रीड एवोलेट प्रिंट एंड लूप। नाउ अब कमेंट क्या होती है? कमेंट को मैं बात करूं तो कमेंट्स आर यूज टू राइट समथिंग। कमेंट्स का यूज हम लोग किसी भी चीज को लिखने के लिए करते हैं जो क्या होगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। लाइन तो दिखेगी, कोड्स भी दिखेगी, लेकिन वो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारे सिस्टम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम लोग उसको कमेंट लाइन का यूज करते हैं और कमेंट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप प्रोग्रामिंग करना शुरू करोगे तो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा आपका कोड लेंदी हो जाएगा। तो उस दौरान आपको खुद समझ नहीं आएगा मैं कौन सा मॉड्यूल और फंक्शन को कहाँ पे यूज किया हूँ। उसके लिए आप क्या कीजिए, कमेंट लाइन का यूज कर सकते हो, जिससे आने वाले फ्यूचर में आप कभी भी कोड में जब आप ऐड कुछ भी करना चाहोगे तो इजीली वे में उसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे कमेंट लाइन का यूज किया जाएगा। तब जैसे कैन बी यूज टू मार्क ऑथर नेम, डेटा एक्सेट्रा। यहाँ पे आप ऑथर नेम और डेट और टाइम का भी आप कमेंट लाइन में यूज कर सकते हो। कमेंट लाइन के यूज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, हैश सिंबल का यूज करना होगा। इसको पॉन्ड सिंबल भी बोला जाता है। नौ, जैसे मैं अगर आप कोडिंग की बात करूं तो कोडिंग आप करोगे तो कोडिंग में ये क्या है, हैच ऑथर इज इक्वल क्लोन, यहाँ पे प्रहलाद लिखा हुआ है। तो हैच का जैसे ही यहाँ पे इंक्लूड होगा तो ये आपको क्या दिखेगा, ये कमेंट लाइन हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ अब थोड़ा सा जुपिटर नोटबुक की। जुपिटर नोटबुक एक्चुअली होता क्या है, मैं यहाँ पे कर्नल स्टार्ट, मैं फिर से क्या करता हूँ, जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करता हूँ। जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करने के लिए जैसे ही सर्च बॉक्स में आप जुपिटर लिखोगे तो यहाँ जुपिटर नोटबुक आ जाएगी आपके। जब आप क्या करोगे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए रहोगे तब। अगर जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल नहीं की हो तो इंस्टॉल करने का मैंने पिछले सेशन में बता रखा था। चलो अब यहाँ पे ये जुपिटर नोटबुक मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जितने भी हमारे सिस्टम में फाइल्स और फ़ोल्डर हैं, वो सारे मुझे दिख रहे हैं। जुपिटर नोटबुक का मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से हूँ। अगर मैं बात करूँ कि सर आपके माइंड में ऐसा कुछ सवाल चल रहा है कि सर आप वीएस कोड या पाइथन का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भाई डेफ़िनेटली आप को यूज़ करनी है तो आप कर लो। क्यों मैं नहीं करूँगा? क्योंकि मैं डेटा एनालिटिक्स पे भी काम करता हूँ, मशीन लर्निंग पे भी काम करता हूँ। अगर मैं काम करूँगा डेटा एनालिटिक्स की तो वीएस कोड का वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। वो वीएस कोड और पाइथन यूज़ जो होता है वो कोडिंग के लिए होता है। मैं एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, मुझे डेटा को एनालाइज करना है, तो इसके लिए जुपिटर नोटबुक का ही यूज करना होता है। विदाउट जुपिटर नोटबुक आप डेटा एनालिटिक्स पे काम नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं इसको पाइथन पे भी यूज करता हूँ डेटा एनालिटिक्स के लिए और मशीन लर्निंग के लिए भी कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ तक बता दिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जितने भी ये दिख रहे हैं फ़ोल्डर, ये सारे हमारे सिस्टम के ही फ़ोल्डर हैं। इसका बेनिफिट ये और हो जाता है कि जैसे-जैसे आप फ़ोल्डर और फ़ाइल बनाते जाओगे, उसका आपका
पीरियड बताता जाएगा कि आपने सर कब बना रखा है। जैसे यहाँ पे एक अ डे अगो मैंने एक डेस्कटॉप पे जो आइकन बना रखा था, यहाँ पे मैंने जो काम किया था 1 दिन पहले का किया था। ये 18 आवर्स अगो, इस पे मैंने जो काम किया था 8 मंथ्स अगो। ये जो फाइल बनी थी मेरे सिस्टम में 8 मंथ अगो बनी थी। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे फाइल्स बनाने होंगे तो सिंपली ये क्या करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे जुपिटर नोटबुक पे 2 ही चीज़ पे काम होती है, एक फ़ोल्डर और एक फ़ाइल। ये पाइथन 3 जो दिख रही है, ये क्या होगा, पाइथन मेरा फ़ाइल बनेगा .py से और ये 3 जो है लेटेस्ट वर्ज़न मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली जैसे ही आप फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे, तो ये क्या होगा, आपका फ़ोल्डर बन गया होगा। लेकिन आपके माइंड में चल रहा होगा, सर इतने सारे फ़ोल्डर में मैं उसे पहचानूँगा कैसे? भाई सिंपल सा लॉजिक है कि ये क्या कर रहा है कि ये पीरियड भी आपको बता रही है। अगर क्या कर रहा है, जैसे ही आप अभी फ़ोल्डर क्रिएट किए हो, तो जस्ट क्या होगा, अ सेकंड अगो आपके पीरियड्स में दिखने चाहिए। अगर अ सेकंड अगो दिख रहा है, तो ये मतलब ये है कि ये फ़ाइल मेरा जस्ट अभी तुरंत बना है। अगर क्या करता, ये नहीं लिखता तो यहाँ पे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता। आपको खुद याद नहीं रहेगी कि मैं फ़ोल्डर कब बनाया और कौन-सा फ़ोल्डर अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही नाम से फ़ोल्डर कंटिन्यू बनते जाएँगे और ये याद रखना पॉसिबल नहीं होती है। सिंपल। अब इसको रीनेम करने के लिए चेक इन बॉक्स पे क्या करूँगा मैं, टिक करूँगा। जैसे ही चेक इन बॉक्स पे मैं टिक किया, तो ऊपर क्या होगी, मुझे एक रीनेम का अ बॉक्स दिखेगा। जैसे ही मैं रीनेम करूँगा तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा पाइथन। ये इसको रीनेम और एक्सेस करना बहुत सिंपल ही होता है। पाइथन मैं कर देता हूँ 0.3 और जैसे ही मैं रीनेम पे क्लिक करूँगा, ये मेरा पाइथन 03 क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। और ये पाइथन मेरा 03 जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया था, ये मेरा बन गया। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा फ़ोल्डर खुला। मैंने पाइथन 3 जो मैंने ये किया था, ये फ़ोल्डर खोल लिया। अब इसके अंदर मुझे एक फ़ाइल बनानी है .py की, जो मैं क्या करूँगा, उस पे काम करूँगा। तो फिर से मैं क्या करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और पाइथन 3 पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, एक फ़ाइल मेरी बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा-सा ये टाइम लेगा, ठीक है? अगर आपके मेरे एक्चुअली मेरे सिस्टम में एसएसडी लगे हुए हैं। अगर आपके सिस्टम में अगर एसएसडी नहीं है, तो थोड़ा और लंबा समय ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे जनरली अच्छे तरह से ओपन होने दें, उसके बाद आप काम करें। अब ये मेरा क्या हो रहा है कि सिंपली ये मेरा फ़ाइल जो है, ये काम करने के लिए तैयार है। मैं इस पे काम कर सकता हूँ, पाइथन की कोडिंग कर सकता हूँ या एनालिसिस करनी है, तो ये डेटा को भी एनालिसिस कर सकता हूँ मैं। अब मैं बात करता हूँ, ये सारे इतने सारे फंक्शन होते क्या हैं? जैसे आपने क्या होगा, एक एक्सेल पे काम किया होगा तो आपको पता चल जाएगा ये एक्सेल एक्चुअली होता क्या है और इतने सारे फंक्शन आपको धीरे-धीरे काम करते-करते पता चल जाएगा। अब मैं सिंपली यहाँ पे अगर हेडिंग मुझे लिखनी होगी तो हेडिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये हेडिंग लिखनी शुरू हो जाएगी। इट इज़ अ हेडिंग। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, इट इज़ अ हेडिंग। अब जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करके इंटर प्रेस करूँगा तो ये हेडिंग लाइन को शो करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हेडिंग लाइन को शो कर रहा है, लेकिन ये कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इसे हेडिंग पे लिखा। मैं चाहूँ तो इसे एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है? सिंपली। अब यहाँ पे जो ये सेल मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैं कोड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कोड, मतलब कि ये जो मेरा सेल है, ये कोडिंग करने के लिए है। अगर आप मार्कडाउन करना चाहते हो तो मार्कडाउन कर लो, हेडिंग लिखना है तो हेडिंग पे कर सकते हो, अगर कोड लिखनी है तो कोड पे कर सकते हो। और उससे पहले मैं इस फ़ाइल को क्या करूँगा, रीनेम करूँगा। रीनेम करने के लिए अनटाइटल जो लिखा है यहाँ पे फिर से क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, रीनेम करने का ऑप्शन आपको ईज़िली वे में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पाइथन बेसिक लिख कर मैं रीनेम कर देता हूँ। और जैसे ही मैं रीनेम करूँगा, ये मेरा फ़ाइल जो है रीनेम हो जाएगा। अगर आपको फिर से फ़ाइल को देखनी है, तो यहाँ जो दिख रहा है पाइथन 3, ठीक है? फ़ोल्डर, इस पे जाकर क्लिक कर दो और ये क्या होगा, आपका एक फ़ाइल जो बना हुआ है 709 बाइट का, ये
जो दिख रहा है पाइथन बेसिक, ये जस्ट मैं इस पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ अभी। अब मैं बात करता हूँ कोडिंग की। एक्चुअली पाइथन की कोडिंग होती कैसे है? मैं ऑलरेडी बोल रहा था पाइथन बहुत ही सिंपल सिंटैक्स देता है। अब मैं ये स्टार्ट करूँगा कि पाइथन सिंपल सिंटैक्स देता कैसे है? इसके लिए सिंपली हम लोग जो बात करेंगे, वो बात करेंगे पाइथन जो ट्यूटोरियल होगा, वो होगा कैसे? मैं फिर से बात करता हूँ, ठीक है? आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो मेरा टॉपिक होता है पाइथन का, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूँगा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। मैं सेकंड जो बात करूँगा, वो बात करूँगा स्ट्रिंग इन पाइथन। थर्ड जो मैं बात करूँगा, वो होगा लिस्ट पाइथन। और जो मैं बात करूँगा, वो होगा टपल्स। फिफ्थ जो होगी सेट। मैं इसलिए बोल रहा था कि मैथमेटिक्स वाले लोग इजीली वे में प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक कैलकुलेशन बेस्ड होता है, एल्गोरिदम होता है। अगर आप मैथमेटिक्स से नहीं हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है? लेकिन पाइथन एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ईज़िली हर कोई सीख सकता है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश, हिंदी, मैथ को छोड़कर हिंदी और इंग्लिश वाले लोग भी पाइथन को सीख सकते हैं और अच्छी जगह पे, अच्छे इंडस्ट्री में प्लेस्ड हो सकते हैं। बस यहाँ पे मैं बात करता हूँ 6 मंथ में आप ट्रेंड हो जाओगे, लेकिन मैं हिंदी, इंग्लिश वाले को थोड़ा-सा और टाइम ले लगेगा, लेकिन वो भी ट्रेंड हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स। सेट के बाद मैं बात करूँगा डिक्शनरी। इसके बाद मैं बात करूँगा कंडीशन। उसके बाद मैं जो बात करने वाला हूँ, वो लूप्स पे मैं बात करूँगा। उसके बाद मैं जो बात करूँगा, वो होगा फंक्शन। उसके बाद जो मैं बात करूँगा, वो होगा एक्सेप्शन। हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद जो मैं बात करूँगा, वो होगा बिल्ट इन फंक्शन। उसके बाद जो मैं बात करूँगा, वो होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ, वो होगा रीडिंग फाइल्स। उसके बाद जो मैं बात करूँगा, वो होगा राइटिंग फाइल्स इन पाइथन। नेक्स्ट जो होगा, वो होगा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। उसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ, वो मैं बात करूँगा अरेज़।
उसके बाद मैं जो बात करूंगा वो होगा लेमडा, लेमडा फंक्शन। उसके बाद जो मैं बात करूंगा वो होगा मैथ मॉड्यूल फंक्शन। उसके बाद जो मैं बात करूंगा वो होगा लिस्ट, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। के बाद जो मैं बात करूंगा वो होगा डेकोरेटर्स। उसके बाद जो मैं बात करूंगा वो होगा जनरेटर। अगर आप पाइथन का इतने सारे बेसिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो जनरली आप एक अच्छे जगह प्लेस्ड होने के लिए तैयार हो। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करके इंटर प्रेस करूंगा ये मेरे सारे हेडिंग फाइल्स में इंक्लूड हो जाएंगे और मैं हेडिंग को चेंज करके मैं लिख दूंगा सिलेबस ऑफ पाइथन। अब ये सिलेबस ऑफ पाइथन में हम लोग इतने सारे पे बात करेंगे। अगर इतना सारा आप टॉपिक कवर कर लेते हो तो जनरली आप एक अच्छे जगह पे प्लेस्ड होने के लिए तैयार हो। चलो मैं अब बात करता हूँ थोड़ा सा पाइथन कोडिंग की। एक्चुअली मैं इस पे जो बात करूंगा वो होगा फर्स्ट जो मेरा बात होगा वो होगा हेडिंग की, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन होता कैसे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मैं इस पे बात करूंगा आपको किसी भी फाइल्स या फंक्शन को मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे करना। इंपोर्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, एक सिंटैक्स होता है जो मैं लिखूंगा इंपोर्ट। जैसे ही इंपोर्ट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा पांडास, पांडास लिखूंगा एज पीडी। तो ये क्या होगा, ये पांडास क्या होता है, एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है। और इसका एक फीचर ये है कि जितनी कोडिंग आप करते जाओगे यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोडिंग की लाइंस आपको शो करती जाएगी। अगर 1 नेक्स्ट करने मैं कोडिंग करूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट ये आपको करते जाएगा। इन केस कभी कभी क्या होगा जब जुपिटर नोटबुक आप यूज कर रहे होगे तो कर्नल आपका स्टॉप कर जाएगा। तो करना कुछ नहीं है भाई, सिंपल से कर्नल पे जाने के बाद कर्नल को रीस्टार्ट एंड रन आउट कर दोगे तो कर्नल आपका फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा और आपका जो कभी कोडिंग है वो एरर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो सिंपली मैं पाइथन को ये भी बोल सकता हूँ सर पाइथन हैज अ ह्यूज लाइब्रेरीज। इसके पास इतने मतलब लाइब्रेरी होते हैं जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो करता कौन है, सिर्फ और सिर्फ पाइथन। अब मैं एक और इंपोर्ट करके देता हूँ। ये क्या होता है, बिल्ट इन मॉड्यूल है। ये ऑलरेडी हमारे पाइथन के पैकेजेस में अलाउड है, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन बाहर से किसी भी एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हो तो पिप के माध्यम से होगा। मैं बताऊंगा कि पिप आप यूज कैसे करते हो। अब इंपोर्ट मैं एक और करता हूँ, इंपोर्ट numpy एज एनपी। जैसे ही मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके इंटर करूंगा तो ये मेरा numpy इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं पांडास और numpy पे काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस पे काम अभी नहीं करूंगा, ये मेरा बेसिक नहीं होता है, ये एडवांस लेवल की बात होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि 1 और 2
ये क्या हो रहा है मेरा जैसे ही मैंने कोड 1 में लिखा तो ये वन्स हो गया, 2 में मैंने जैसे ही इसको किया कोड लिखा तो ये मेरा 2 में शो कर रहा है। अब मैं इस पे काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर क्या होगा पाइथन को यूज़ करना चाहते हो कमेंट लाइन के लिए, तो कमेंट के लिए मैंने पीपीटी में बताया था हच का इंक्लूड करते हो, इसका नाम पॉन्ड सिंबल होता है या हच होता है। अब जो बोलना है वो आप बोल सकते हो। अब हच यूज़ करने के बाद जैसे ही मैं लिखूँगा फर्स्ट पाइथन आउटपुट विथ प्रिंट फंक्शन, तो ये क्या होगा, ये लाइन तो लिखा गया है लेकिन ये एज अ कमेंट ये होगा क्योंकि इस लाइन को कंप्यूटर मेरा जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब मैं इस पे कैसे यूज करूंगा प्रिंट का वो मैं दिखाता हूं। जैसे ही मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इंटर किया तो ये मुझे आउटपुट मिल गई प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर आपने ये जो प्रिंट यूज किया है ये कैपिटल लेटर में है। बिल्कुल भाई, स्टार्टिंग का लेटर आपको कैपिटल ही लिखना होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें बिल्ड कर दिया गया है कि जो प्रिंट जो फंक्शन होती है वो स्मॉल से होती है। इसी के जगह पे मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं कैपिटल के साथ प्रिंट लिखता हूँ तो ये मुझे एरर प्रोवाइड करेगी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये मुझे बिल्कुल एरर मिलेगा, क्यों? क्योंकि नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ऑलरेडी मैंने बोला कि ये क्या होगा, ऑलरेडी पैकेजेस में डाल दिया गया है कि पी जो होने चाहिए स्मॉल ही होने चाहिए। अगर कैपिटल करोगे तो एरर प्रोवाइड करेगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो अगर उसमें एरर हैंडल करना आप सीख गए तो 70% प्रोग्रामर आप वहीं पे बन जाते हो। प्रोग्रामिंग करने का मतलब ये नहीं, सिंटैक्स लिखने का तरीका तो आना चाहिए लेकिन आप एरर को भी हैंडल करना आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा प्रिंट की, तो ये मुझे एरर प्रोवाइड किया। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट जो मेरा होगा, अब मैं एक और प्रिंट के साथ यूज़ करना चाहता हूँ, प्रिंट हाय सॉरी हाय पाइथन। तो ये बिल्कुल मेरी जो एग्जैक्ट मैंने जो पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा है बिल्कुल ये एग्जीक्यूट हो गया, मुझे आउटपुट भी मिल गई। तो जुपिटर नोटबुक का ये फायदा होता है कि बार बार रन करने की जरूरत नहीं होती है। जिस सेल में आप लिख रहे हो जस्ट उसी के नीचे आपको आउटपुट प्रोवाइड हो जाती है। तो ये सिंपली वे में कोई भी यूज कर सकता है। जैसे VS कोड और पाइचार्म की बात करें तो ये डाउनलोड आप करोगे तो थोड़ा सा 1 या 2 GB की बात होती है, लेकिन ये तो आपको 594 MB ही ले रही है। आप इसको इजीली वे में एक्सेस कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा कि इम्पोर्ट के साथ हम वर्ज़न कैसे जैसे मैंने अभी बताया कि मैं जो लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ पाइथन 3.9। आप अपने डाउनलोड करने के बाद आप पता कैसे चलोगे सर मैंने जो यूज़ किया है ये ओल्ड है या लेटेस्ट? तो सिंपली कुछ करना नहीं है, पाइथन वर्ज़न चेक करने के लिए एक कोड होता है। सबसे पहले कमेंट लाइन के साथ मैं लिख देता हूँ, पाइथन वर्ज़न चेक। जैसे ही पाइथन वर्जन चेक ये मेरा कमेंट लाइन है, इसको कोड एग्जीक्यूट ये नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, इंपोर्ट करूंगा सबसे पहले इंपोर्ट SYS। ये क्या होता है, सिस्टम मॉड्यूल होता है जो सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप इंपोर्ट नहीं करोगे कर्नल को पता कैसे चलेगा कि आप पाइथन यूज कर रहे हो और इसके यूज करने के साथ आप इसके फंक्शन और वर्जन चेक करना चाहते हो। तो जैसे ही मैंने इंपोर्ट SYS किया, करने के बाद मैं एक सिंटैक्स लिखूंगा, प्रिंट SYS डॉट वर्जन। और जैसे ही ये क्या करेगा, ये वर्जन चेक बताएगा कि सर आप जो कर रहे हो, इसको मैं लिख देता हूँ वर्जन कंट्रोल। अब ये जैसे ही मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्रेस करके इंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि सर आप जो यूज कर रहे हो पाइथन का वर्जन वो 3.9.7 है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेट टाइम भी बताएगा कि आपने कब इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में। तो मैंने जो किया था वो सितंबर 16 2021 को किया था, 16
16:69 में मैक्सिमम 17, ये मतलब कि सेकंड, मिनट और आवर सारे कुछ बता रहा है। ये मेमोरी लोकेशन बता रहा है हमारा कि ये जो इंस्टॉल हुआ इतना और 64 बिट का आप इंस्टॉल किए हो, नो डाउट। अब मैं जो बात करूँगा उसके साथ मैं बात करूँगा हेल्प का। एक्चुअली हेल्प क्या होता है? अगर आपको यूज़ करने नहीं आ रहा है पाइथन तो कुछ मत करो, HELP हेल्प लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर SYS लिख दो। SYS क्या होता है? सिस्टम मॉड्यूल होता है। हेल्प क्या होगा कि ये सारे आपको मॉड्यूल और फंक्शन बताएँगे कि सर जो मेरे पैकेज में है वो ये है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है? ये इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट नहीं बा बा बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा पैरेंथेसिस। कोडिंग की दुनिया में मैं इसे पैरेंथेसिस बोलता हूँ और ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ SYS की। तो SYS क्या है? ये सिस्टम मॉड्यूल होता है। जैसे ही हेल्प के साथ SYS इंटर करोगे पैरेंथेसिस के अंदर तो ये क्या होगा कि सारे आपके पाइथन के फीचर्स और जो बिल्ड फंक्शन होते हैं, वो सारे आपको बताएँगे कि सर मेरे पास क्या-क्या है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ये आप देख लो इसको फंक्शन जितने भी फंक्शन होते हैं बिल्ड फंक्शन होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? नाउ फंक्शन जो होते हैं ये सारे ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है फंक्शन। ये आप देख सकते हो कि कितने अच्छे फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक, ठीक है? चलो, मैं अब आगे बात करता हूँ थोड़ा-सा कमेंट का। तो कमेंट मैंने बता दिया कि कैसे लिखता है, ह इंक्लूड करके लिखते हो तो मैं इसको साथ ऐसे लिखूँगा, दिस इज़ अ comment and to write a comment H included, H symbol used now। अब मैं लिखता हूँ इसको प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये मुझे क्या करेगा, आउटपुट जो देगा दिस लाइन प्रिंट्स अ स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा जिसका नाम होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है? ये सिर्फ ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड ही एग्जीक्यूट हो रहा है। इट इज़ ये जो है, ये मेरा कमेंट लाइन है, सॉरी ये लिखा हुआ है बट इट इज़ अ कमेंट लाइन। ये क्या है? कमेंट लाइन है, जो सिर्फ मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, वो प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो रहा है। इसीलिए कमेंट ज़रूरी होता है। और नोटबुक मैं बात करूँ ये नोटबुक की, तो नोटबुक में बहुत अच्छे खासे फीचर हैं जो कि आप हेडिंग लिख सकते हो, मार्कडाउन कर सकते हो, जो कि ये सारे फीचर क्या होते हैं, आपको पाइचार्म और VS कोड में नहीं मिलेंगे। कमेंट लिख सकते हो नो डाउट, लेकिन हेडिंग वगैरह नहीं लिख सकते हो आप। नो। अब क्या होगा अगर आप चाहो कि सर हेलो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, हेलो। तो हेलो प्रिंट करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, प्रिंट फंक्शन प्रिंट हेलो कोट्स के अंदर। मैं बताऊँगा कोट्स मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ओके? नाउ लेट्स अस सी। अब ये तो मेरा सही-सही मेरा कोड जो है एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। अगर आपको एरर प्रोवाइड करनी हो, एरर कैसे देता है? तो एरर कैसे देता है उसकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे। प्रिंट स्ट्रिंग एज अ एरर मैसेज, प्रिंट एज अ एरर मैसेज। तो एरर कैसे करेगा, मैं p को f कर दूंगा प्रिंट, बिल्कुल। अब जैसे ही इसको मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करूंगा तो बिल्कुल ये एरर प्रोवाइड करेगा, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सर ऐसा है कि प्रिंट कोई फंक्शन वगैरह होता नहीं है। इसे पता चल गया कि प्रिंट कोई फंक्शन नहीं होता है। प्रिंट की जगह पे आप प्रिंट लिख दोगे तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है? नो, तो ये ऐसे एरर होता है। अगर एरर आपको कंट्रोल करना आ गया तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि क्या होगा, आप प्रोग्रामर बन जाओगे। लेकिन
यहाँ पे ये क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर वहाँ पे एरर प्रोवाइड होती है तो जस्ट लाइन के नीचे आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने एरर किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट स्ट्रिंग एज अ एरर मैसेज, ये तो आपका चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 2 लाइन का मैंने कोड लिखा है सेकंड नंबर में, ये मुझे एरर मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ये इसको क्या एरो से ये शो भी कर रहा है कि सर जो आपने सेकंड लाइन में जो कोड लिखा है ये बिल्कुल एरर है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये मैंने यहाँ तक तो ठीक लिखा है, ये मेरा जो कोड है सक्सेसफुली यहाँ तक रन कर रहा है, लेकिन सेकंड लाइन में देख लो ये एरो से ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे नेम एरर में लिख रहा है नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एरर करना सीख गए तो आप कोडिंग सीख जाओगे इजिली वे में। नो, मैं अब बात करता हूँ बिल्ट इन एरर मैसेज। बिल्ट इन एरर मैसेज होता क्या है? बिल्ट इन एरर मैसेज, प्रिंट के साथ मैं क्या करूंगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूं फिर से। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करके एंटर करूंगा तो ये क्या होगा, मेरा चल गया। जो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, चलना नहीं चाहिए। फिर एरर मुझे प्रोवाइड नहीं होगी तो मैं सोल्व कैसे करूंगा। यहाँ पे लिख रहा है EOL while scanning string literal। यहाँ का मतलब ये हो गया कि जो आपने स्ट्रिंग लिखा है, ये स्ट्रिंग लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो मैंने कोट्स, एक कोट्स तो मैंने दिया है, लेकिन सेकंड कोट्स मैं नहीं दिया हूँ। और जैसे ही मैं एक सेकंड कोट्स में लगा दूं तो बिल्कुल ये कोड मेरा चल जा रहा है। मतलब कि ये क्या हो रहा है कि कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो कोट्स के दोनों तरफ कोट्स होनी चाहिए। अगर कोट्स के अंदर कुछ भी प्रिंट आप करवाते हो तो वो एज इट इज प्रिंट होकर मुझे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर प्रोवाइड हो रहा है क्योंकि मैंने एक कोट्स दिया है ओपन कोट्स, लेकिन क्लोज कोट्स मैंने नहीं किया है। तो ये एज अ स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल बता रहा है। स्ट्रिंग का मतलब ये हो रहा है कि कोट्स के अंदर सर जो आप लिख रहे हो वो बिल्कुल एरर है। नो, अब मैं बात करता हूँ प्रिंट बोथ स्ट्रिंग एंड एरर टू सी द रनिंग ऑर्डर। अब मैं यहाँ पे एक और लाइन ऑफ लिखता हूँ, प्रिंट प्रिंट बोथ स्ट्रिंग एंड एरर टू सी द रनिंग ऑर्डर। कैसे? जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा दिस दिस स्ट्रिंग इज प्रिंटेड, दिस स्ट्रिंग इज प्रिंटेड। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूं प्रिंट दिस गिव्स एन एरर मैसेज। जो कि मैंने ऊपर में देखा था, प्रिंट ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है, ये एरर ही प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मैं फिर से लिखूंगा प्रिंट दिस स्ट्रिंग विल नॉट बी प्रिंटेड, दिस स्ट्रिंग विल नॉट बी प्रिंटेड। अब इतना लिखने के बाद जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगी, नेम फ्रेंड इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ मिल रहा है। लेकिन ये एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, प्रिंट दिस स्ट्रिंग इज प्रिंटेड, ठीक है। तो ये प्रिंट के साथ मैं करूंगा तो ये स्ट्रिंग तो मुझे प्रिंट होकर मिलेगी बिल्कुल। अगर आपको चेक करनी हो कि सर मिलेगी कि नहीं तो इसको क्या करो, कमेंट आउट कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट में जैसे ही इसको कर दूंगा तो ऊपर वाले लाइन मुझे प्रिंट, सॉरी
प्रेस करके एंटर करूंगा तो दिस स्ट्रिंग इज प्रिंटेड, ये मुझे मिल रहा है। बिल्कुल ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो रही है, प्रिंट दिस स्ट्रिंग इज प्रिंटेड। अगर मैं जैसे ही इसको कमेंट आउट कर दूं तो ये क्या होगा, एरर प्रोवाइड होगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ होता नहीं है, ये तो मेरा एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये कमेंट लाइन में है। और मैं फिर से क्या करूंगा, जैसे ही इसके फॉन्ट सिंबल को हटाऊंगा तो ये भी मेरा एज यूजुअल रन करेगा, प्रिंट दिस स्ट्रिंग विल नॉट बी प्रिंटेड। अब ये इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं तो ये भी प्रिंट हो जाएगी, दिस स्ट्रिंग विल नॉट बी प्रिंटेड। ठीक है। अब ये इफ जो प्रिंट मैंने लिखा है दिस गिव्स एन एरर मैसेज, अगर इसको मैं हटाता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ तो बिल्कुल ये मुझे क्या होगा कि एरर प्रोवाइड करेगी। और मुझे बता भी रही है, यहाँ पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। ये मुझे बता रही है कि सर जो आपने एरर किया है वो लाइन नंबर 3 में किया है, प्रिंट के साथ किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है जो आप यूज कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेसिक डेटा टाइप्स की। पाइथन में डेटा टाइप्स होता क्या है? मैं डेटा टाइप्स की बात करता हूँ। अब मैं इसको फिर से मैं हेडिंग में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छी फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड कर रही है तो भाई क्यों नहीं मैं यूज करूंगा। अब ये क्या होता है, बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स होता कितने हैं पाइथन में? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक्चुअली होता क्या है? स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे मुझे प्रिंट करनी हो, प्रिंट कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, मैं डबल कोट्स कर लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगी। इट इज अ स्ट्रिंग। अगर कोट्स के अंदर कुछ भी आप प्रिंट करवा रहे हो तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। उसकी डेटा टाइप जो होगी स्ट्रिंग में चली जाएगी, क्योंकि कोट्स के अंदर लिखने के बाद एज इट इज वो प्रिंट होकर मुझे मिलता है। उसमें आप क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो डेटा टाइप्स में। मैं सेकंड जो डेटा टाइप्स होता है इसकी स्ट्रिंग का और डिटेल में बात करेंगे जब हम और डिटेल में जाएंगे। अभी मेरा बताने का मकसद ये होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूँ। सेकंड जो होता है वो होता है इंटीजर। इंटीजर इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एज अ जितने भी नंबर को आप नंबर लाइन पे फॉर्म करते हो वो इंटीजर होता है। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, प्रिंट मुझे करनी होगी 1 2 3, 1 2 3 को। तो 1 2 3 मेरा प्रिंट होकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है, नंबर है, इसे मुझे कोट्स की लिखने की जरूरत नहीं है। मैं थर्ड में जो बात करता हूँ वो होता है फ्लोट। जितने भी नंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको जब आप कैलकुलेशन पे यूज करोगे तो कहीं पे नंबर ऐसे आएंगे जो डेसिमल पॉइंट को कैरी करेगा। तो डेसिमल पॉइंट को लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लोट को। जैसे मैं मुझे डेसिमल को प्रिंट करवानी हो तो प्रिंट 3.14 मैं अगर प्रिंट करवाऊंगा तो ये फ्लोट में चला जाएगा। इसका जो डेटा टाइप होगा ये फ्लोट होगा। फ्लोट डेसिमल को कैरी करता है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप होगा वो मेरा होगा बुलियन। बुलियन क्या होता है, ये जैसे आपने कभी सुना होगा, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ या तो ये सही होगा या गलत होगा। दो ही कंप्यूटर भाषा समझता है, या तो हाँ या ना। हाँ का मतलब हो गया यस, यस का मतलब हो गया इसकी वैल्यू होगी जो 1 होगी। अगर नो ना की बात करूं तो ना का मतलब हो गया 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 0 का मतलब कुछ नहीं। तो बुलियन क्या होता है, जो डेटा टाइप्स होता है वो दो ही चीज समझता है, या ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और फॉल्स का मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं बुलियन की बात करूं तो प्रिंट मुझे ट्रू करवानी हो, कहीं पे ऐसा डेटा होगा जो ट्रू और फॉल्स को रिजल्ट देगा। तो ट्रू लिखने का सबसे पहला लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। अगर आप स्मॉल कर दोगे तो ये एरर प्रोवाइड करेगी, ट्रू। और सेकंड जो होता है वो होता है फॉल्स। नो, अब ट्रू और फॉल्स का मतलब हो गया इसकी डेटा टाइप से मुझे प्रिंट करवानी हो तो प्रिंट कर दो प्रिंट बुल, और इसके अंदर 1 करवाओगे तो ये क्या होगा, ये आउटपुट जो देगी, आउटपुट ये मुझे ट्रू मिलेगा।
आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू कर दो। सेकंड जो होगा प्रिंट बुल, 0 मैं करवाऊंगा प्रिंट, तो ये क्या बुल 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 दैट मीन्स इट इज अ बुलियन। ये बुल जो रिलेटेड रख रहा है, रिलेशन रख रहा है, ये बुलियन से रख रहा है, बुलियन से। अब बुलियन दो होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब 1 का मतलब हो गया इसकी आउटपुट जो मिलेगी ट्रू मिलेगी, और 0 होगा तो बिल्कुल इसकी ऑब्वियसली है कि आउटपुट जो मिलेगी वो मुझे फॉल्स मिलेगी, इज इक्वल्स टू फॉल्स। जैसा ही मैं शिफ्ट प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा तो स्ट्रिंग, ये मुझे स्ट्रिंग में मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। सेकंड जो मिल रहा है वो इंटीजर मिल रहा है, थर्ड जो मिल रहा है ये फ्लोट मिल रहा है, और फोर जो मिल रहा है ये बुलियन मिल रहा है। ये बुलियन ट्रू और फॉल्स। अगर मैं 0 को प्रिंट करवा रहा हूँ तो ये मुझे फॉल्स मिलेगा, अगर 1 को प्रिंट करवा रहा हूँ तो ये मुझे ट्रू मिलेगा। और जनरली इतने ही डेटा टाइप्स में हम लोग काम करते हैं, जितने भी कोडिंग होती है लगभग इतने ही डेटा टाइप्स में कोडिंग होती है। अब इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगा इंटरचेंज कैसे होता है। अब मैं बात करता हूँ टाइप फंक्शन की। अगर ये सारे को अगर आपको टाइप्स देखनी हो तो हम लोग जो फंक्शन यूज करेंगे वो करेंगे टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन होता क्या है? टाइप फंक्शन अब टाइप फंक्शन कैसे काम करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखा था, स्ट्रिंग के साथ मैंने प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड। अब ये मैं क्या करूंगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की इंटीजर। मैं इसकी टाइप चेक करूंगा, ऐसा मत बोलना कि सर आप रिपीट कर रहे हो। इंटीजर, इंटीजर एक्चुअली होता क्या है, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। और अगर इसकी टाइप चेक करनी होगी मुझे स्ट्रिंग की, तो सिंपली क्या करूंगा, फिर से मैं यहाँ पे टाइप लिखूंगा और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूंगा। एक पैरेंथेसिस जो ये मैंने यूज किया ये टाइप के लिए किया, जो मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड जो मैं पैरेंथेसिस यूज कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड के लिए, वो मैं क्लोज किया यहाँ पे। तो जब जब आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे तब तब आप उसको ओपन कर रहे हो तो क्लोज भी करना होगा, अगर क्लोज नहीं करोगे तो सिंटैक्स एरर आपको देगा। अगर इंटीजर की मैं बात करूं तो इंटीजर क्या होता है, वो नंबर होते हैं। जैसे आपको नंबर प्रिंट करवानी हो, प्रिंट, इसका भी मैं टाइप चेक करूंगा, टाइप 15। ओके, फिर से मैं प्रिंट करता हूँ टाइप -30 कर देता हूँ। ओके, फिर से मैं प्रिंट करवाऊंगा टाइप 0, प्रिंट टाइप 1। तो ये मुझे क्या करेगा, सारे डेटा का डेटा टाइप्स बताएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैंने फ्लोट बोला था, फ्लोट। फ्लोट एक्चुअली क्या करता है, डेसिमल पॉइंट को कैरी करता है। प्रिंट टाइप 3.14, प्रिंट टाइप 0.5, प्रिंट टाइप 1.0, प्रिंट टाइप -5.0।
मैं माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को इसलिए रख रहा हूँ कि इन केस आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर पॉजिटिव के साथ कुछ और रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव के साथ कुछ और। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही मैं पॉइंट के साथ इंक्लूड करूंगा तो ऑलरेडी वो डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, वो फ्लोट के साथ हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा बुलियन की। बुलियन होगा प्रिंट टाइप ट्रू, प्रिंट टाइप फॉल्स। और जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे सारे का डेटा टाइप्स मिलेगा। अब ये डेटा टाइप्स कैसे मिल रहा है ये समझो। डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, तो कोट्स के अंदर जो मैं प्रिंट किया हूँ हेलो वर्ल्ड, तो इसकी क्लास जो है डेटा टाइप जो मिल रही है वो str है। str का मतलब हो गया स्क्रीन। नौ नेक्स्ट होता है इंटीजर। इंटीजर एक्चुअली होता है क्या, प्रिंट टाइप 15 मैंने किया है तो ये मुझे बता रहा है कि सर जो आपने किया वो इंटीजर टाइप डेटा टाइप्स है, int शॉर्ट फॉर्म में। मैं -30 को मैं प्रिंट किया हूँ तो ये भी मुझे मिल रही है सेकंड वैल्यू int, मतलब इंटीजर है। थर्ड मैंने जो टाइप किया टाइप 0, तो ये भी मुझे मिल रही है कि ये क्या हो रहा है, ये इंटीजर है। फोर्थ मैंने टाइप 1 किया है तो ये भी मुझे मिल रहा है कि ये भी इंटीजर वैल्यू है। अब मैं फ्लोट की बात करता हूँ तो मैंने क्या यहाँ पे किया है कि 3.14 को प्रिंट किया, ये भी मुझे मिल रहा है, इट इज अ फ्लोट वैल्यू, ये फ्लोट डेटा टाइप्स है। मैं नेक्स्ट जो बात कर रहा हूँ 0.5 की, तो ये भी क्या हो रहा है कि ये फ्लोट वैल्यू प्रिंट कर रही है। अब मैं बात करता हूँ 1.0, ये भी मुझे मिल रही है कि ये भी फ्लोट है, और -5.0 ये भी फ्लोट वैल्यू मिल रही है। अब मैं बात करता हूँ बुलियन की। अगर ट्रू मैंने प्रिंट किया तो ये इसकी जो टाइप्स मिल रही है वो बुल मिल रही है। बुल इसलिए मिल रही है, बुल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बुलियन। अब मैं फिर से क्या किया, फॉल्स प्रिंट किया, तो फॉल्स प्रिंट होते ही ये भी मुझे मिला मिला कि इसकी जो डेटा टाइप्स है वो बुल है। बुल का मतलब ये होता है कि बुलियन से रिलेटेड रिलेशन रख रहा है। अब मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा थोड़ा सा डिटेल्स की। अब मैं क्या करता हूँ, टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीजर एंड फ्लोट, हाउ टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीजर एंड फ्लोट, इसकी मैं बात करता हूँ। तो इससे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सिस्टम इंफॉर्मेशन के बारे में। पाइथन को आप यूज कर सकते हो सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए भी। कैसे यूज करोगे वो मैं कोड बता रहा हूँ। टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीजर एंड फ्लोट। अब मैं बात कर इसका जो कोड्स मैं लिखूंगा, प्रिंट sys डॉट int अंडरस्कोर इन्फो। जैसे ही मैं क्या करूंगा, सिर्फ प्रेस करके इंटर में करता हूँ तो मुझे सिस्टम इंफॉर्मेशन जो मिल जाती है। अब इसके अंदर ये डिटेल में नहीं जाना है कि सर ये ऑप्टेन कैसे हो रहा है। ये एक्चुअली मॉड्यूल से हो रहा है, सिस्टम डॉट int इन्फो बिट्स पर डिजिट 30, साइज ऑफ द डिजिट 4। अब ये कैसे ऑप्टेन हुआ ये भी मैं बताऊंगा आने वाले सेशन में, ठीक है। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा एक और कोड लिखता हूँ, प्रिंट फंक्शन। ये क्या होगा, ये क्या करेगा, टू ऐड अ स्पेस बिटवीन टू आउटपुट यूज प्रिंट फंक्शन। फंक्शन ठीक है नो। इसके बाद मैं एक कोड एक सिंटेक्स और लिखूंगा, प्रिंट sys डॉट float अंडरस्कोर इन्फो। अब क्या हो गया, ये क्या हुआ कि जो मेरा सिस्टम इन्फो था
ये मुझे जनरली डिजिट में मिल रहा था। अब ये क्या हुआ, ये सिस्टम इन्फो जो मिलेगा वो फ्लोट वैल्यू में मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये इंट का यूज़ किया था। इंट का मतलब वो फ्लोट वैल्यू नहीं होता, डेसिमल डिजिट नहीं। जनरली मुझे मिल रही है 30 और 4 मिल रही है। अब ये क्या मिलेगा, जो मैंने सिस्टम इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करके दो, जो कि जिसकी वैल्यू हो फ्लोट में। फ्लोट क्या करती है, मैं जो डेसिमल वैल्यू कैरी करती है, ठीक है? और ये यूज़ कर रहा है मैक्सिमम 1 पॉइंट डेसिमल वैल्यू, ठीक है? ये देख रहे हो कि डेसिमल वैल्यू के साथ प्रिंट हो रहा है, ठीक है? जितने भी आउटपुट होंगे कैसे आ रहे हैं वो आपको अभी समझ नहीं आएगी, बाद में समझ में आ जाएगा जब आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है? ये डेसिमल के साथ मेरी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक है? नाउ और क्या होगा, कहीं-कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, मिनिमम दे रही है, मतलब कि डेसिमल को रिमूव करके मैक्सिमम जो वैल्यू होनी चाहिए राउंड ऑफ करके वो ये वैल्यू दे रही है, ठीक है? नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं बताता हूँ कन्वर्ट करने का तरीका। हाउ टू कन्वर्ट, मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, लेट्स कन्वर्ट कन्वर्ट द इंटीजर नंबर 6 to a string and a float। मैं एक नंबर वेरिएबल्स ले लेता हूँ जिसका वैल्यू 6 होगा। मैंने एक नंबर वेरिएबल्स को लिया, उसमें असाइन कर दिया 6 को। अब मैं प्रिंट कर दूंगा str नंबर। जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो ये स्ट्रिंग में मुझे नंबर मिल रही है, ठीक है? नाउ अब मैं यहाँ पे बात करूंगा प्रिंट फ्लोट। फ्लोट लिखने के बाद फिर से मैं नंबर को कर दूंगा तो ये मुझे फ्लोट वैल्यू में मिल जाएगी। आउटपुट जो मिलेगी ये फ्लोट में मिलेगी 6.0, ठीक है? तो ये एक नंबर है जो इंटीजर में है, इसको मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये मुझे आउटपुट मिल गया स्ट्रिंग में। फिर मैंने क्या किया, एक फ्लोट में किया जो कि डेसिमल वैल्यू होती है, तो ये नंबर इंटीजर थी, इसको फिर से मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में जो कि डेसिमल वैल्यू होती है। अब मैं फिर से क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा टाइप नंबर, प्रिंट टाइप नंबर NUMBR। तो ये जो मिल रहा है वो इंटीजर मिल रहा है, ऊपर वाली का वैल्यू मिल रहा है इंटीजर। अब मैं फिर से करूंगा प्रिंट टाइप, फिर से मैं str, उसके बाद फिर से नंबर। मतलब ये होगा कि जो ये फर्स्ट टाइम मैंने प्रिंट करवाया नंबर का जो टाइप, वो मुझे मिल रहा है इंटीजर वैल्यू। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो मैंने नंबर असाइन किया है वो इंटीजर वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट str का टाइप जब मैं चेक करूँगा तो ये बिल्कुल मुझे स्ट्रिंग मिलेगी। ये स्ट्रिंग मिल रही है क्यों? क्योंकि ये नंबर जो था इंटीजर में था, ये अब कन्वर्ट हो गया है इस डेटा टाइप में स्ट्रिंग में। अब ये भी कन्वर्ट हो चुका है फ्लोट में जो कि डेसिमल वैल्यू होती है। इसकी डेटा टाइप चेक करने के लिए फिर से मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। प्रिंट टाइप फ्लोट नंबर। तो ये मुझे बिल्कुल क्या होगा, ये फ्लोट वैल्यू मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने इस नंबर इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में मैंने टाइपकास्ट कर दिया है। इसको कहते हैं टाइपकास्ट करना। टाइपकास्ट कास्ट का मतलब हो गया कि जो डेटा इंटीजर में था और वो क्या हो रहा है कि दूसरे डेटा टाइप्स में ये चेंज हो रहा है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा-सा और क्या करता हूँ, फ्लोट को स्ट्रिंग वैल्यू में एंड इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। हाउ टू कन्वर्ट, तो let's convert the float number 3.14 to a string and an integer। कैसे करूँगा, सबसे पहले नंबर ले लूँगा और नंबर में असाइन कर दूँगा 3.14। ओके, नाउ प्रिंट करूँगा, सॉरी
प्रिंट str नंबर। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही प्रिंट करूंगा तो यह स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको टाइप्स भी चेक करके दिखाऊंगा। फिर से मैं प्रिंट करूंगा इंटीजर में int नंबर। ठीक है, अब मैं फिर से क्या करूंगा, प्रिंट टाइप str, नहीं टाइप पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। चलो हो गया। अब फिर से मैं प्रिंट करूंगा टाइप str नंबर। फिर से मैं प्रिंट करूंगा टाइप int नंबर। ऐसा सिर्फ प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। जो फर्स्ट मेरा क्या था, str नंबर, सॉरी सबसे पहले मैंने चेक किया प्रिंट टाइप नंबर, यहाँ से ये काम कर रहा है क्योंकि ये क्या हुआ, टाइप कास्ट हुआ है यहाँ तक और मैं रिजल्ट देख पा रहा हूँ यहाँ से। प्रिंट टाइप नंबर जो है ये पहला क्या हो रहा है, ये फ्लोट वैल्यू है ऊपर ऑलरेडी, डेसिमल वैल्यू फ्लोट वैल्यू होती है। सेकंड जो हो रहा है टाइप str नंबर, तो ये क्या हो रहा है कि ये नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि सॉरी फ्लोट वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है, str स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये क्या हो रहा है कि ये फिर से नंबर जो गया वो कहाँ गया, इंटीजर वैल्यू में। तो ये क्या हो रहा है कि ये इंटीजर वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे रही है, सिंपल, ये टाइप कास्ट हो गया। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स कन्वर्ट द बुलियन टू एन इंटीजर। अब बुलियन को इंटीजर और फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मैं हम करके दिखाते हैं। ठीक है, लेट्स convert the boolean to an integer, a float and a string। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल्स बनाएंगे बुल अंडरस्कोर 1। जैसे ही मैं वेरिएबल्स बनाने का तरीका क्या होता है, वेरिएबल्स कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, दूसरा नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। वेरिएबल्स हमेशा जो बनता है वो स्मॉल लेटर से बनता है। अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, नंबर का यूज करोगे कब, जब आप स्टार्टिंग का लेटर वो स्मॉल लेटर में आप दिए हो। तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि स्टार्टिंग का लेटर स्मॉल लेटर है, उसके बाद मैंने नंबर का यूज किया है। अंडरस्कोर स्टार्ट आप कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। इज इक्वल टू मैंने क्या किया, ट्रू कर दिया। ठीक है, सेकंड में बनाऊंगा बुल अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू, मैं फॉल्स कर दूंगा। ओके, ना प्रिंट मैं करूंगा प्रिंट इंटीजर बुल सॉरी बुल अंडरस्कोर 1 को। तो ये जो मेरा क्या होगा टाइप कास्ट हो जाएगा इंटीजर में। फिर से मैं प्रिंट करूंगा स्ट्रिंग सॉरी दो इंट बुल 2 तो ये क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीजर में चेंज हो जाएंगे। फिर से मैं प्रिंट करूंगा फ्लोट बुल 1। फिर से मैं प्रिंट करूंगा फ्लोट बुल अंडरस्कोर 2। फिर से मैं प्रिंट करूंगा स्ट्रिंग बुल अंडरस्कोर 1। फिर से मैं प्रिंट करूंगा str बुल अंडरस्कोर 2। तो ये क्या होगा, फिर से मैं 0 और 1 को प्रिंट कर लेता हूँ।
प्रिंट bool 1, प्रिंट bool 2। शिफ्ट प्रेस करके इंटर करूंगा तो ये सबसे पहले क्या होगा कि बुल 1 जो था अंडरस्कोर 1 ये ट्रू था और सेकंड फॉल्स था। ये वेरिएबल्स था, मैंने लिया था। जो ट्रू स्टोर हो रहा है वो 1 ये वेरिएबल्स में हो रहा है और फॉल्स जो स्टोर हो रहा है ये 2 में हो रहा है। तो प्रिंट INT इंटीजर डेटा टाइप्स हो गया, बुल 1 को किया तो ये जो बुल 1 ट्रू गया था इसमें, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, जो कि मेरी वैल्यू मिल रही है 1 मिल रही है। 1 का मतलब ट्रू होता है। सेकंड जो इंटीजर वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है। तो ये क्या हो गया, 0 का मतलब फॉल्स होता है। प्रिंट फ्लोट मैंने किया बुल 1 को तो 1.0 और सेकंड जो फॉल्स मैंने किया फ्लोट को तो 0.0, क्योंकि फ्लोट वैल्यू डेसिमल वैल्यू को कैरी करती है। थर्ड में बात करूंगा स्ट्रिंग का, ये मुझे स्ट्रिंग में मिल रहा है ट्रू और फॉल्स। ये मुझे ट्रू और फॉल्स मिल रहा है, सॉरी यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये बूल में जो मेरा रिजल्ट डेटा टाइप था ऑलरेडी फिर से बूल में चला गया 1 और 0। ऐसे करके आप टाइपकास्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं क्या करूँगा, थोड़ा-सा और एक एक टॉपिक और मैं कवर करता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट एंड परफॉर्म। बस मैं इस वीडियो को यहीं तक पॉज़ करता हूँ, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? यहाँ तक जिसको समझ में आया है वीडियो, मतलब कि आप कमेंट लाइन में बता सकते हो, अगर कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट लाइन में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में।